वेलकम बैक प्यारे बच्चों। और आज क्लास 9th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सीखने हैं कुछ एक्सिम्स और कुछ थ्योरम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिम होगी तो उसको समझाया जाएगा, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और थ्योरम्स होंगी तो फिर उसका प्रूफ भी हमको निकालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में लाइन्स एंड एंगल्स समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन। देखिए इंपॉर्टेंट एक्सिम्स एंड थ्योरम्स। सबसे पहले एक्सिम है एक्सिम 6.3, कलम 6.1 और 6.2 को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। दिस इज एक्सिम 6.3। इसका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम्स, है ना, क्योंकि मैंने बताया था नाम नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। 6.3 जाएगा, 6.4 ऐसे, 7 पॉइंट ऐसे, 8 पॉइंट समथिंग चलेगा 8 चैप्टर में। तो हम लोग ज्यादातर नाम से यूज करते हैं, इसको रेफर करा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम से। क्या बोलती है देखो, ये कह रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। इफ का मतलब गिवन। अगर आपको ऐसा गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, ये गिवन पार्ट रहता है इफ वाला, और देन वाला होता है कंक्लूजन कि रिजल्ट क्या निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन अगर हमको है कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, देन मतलब तो हम रिजल्ट ये निकाल लेते हैं ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए L, ठीक है, तो दो लाइन हम ले लेते हैं विच आर पैरेलल। सपोज दैट दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N, और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है, दैट इज L। ठीक है, देखो इफ वाली चीज मतलब गिवन में है, गिवन M इज पैरेलल टू N एंड L इज ट्रांसवर्सल एंड L इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, मतलब ऐसे पे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो क्या होगा, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देन का मतलब होता है रिजल्ट हमारे पास एक्सिम 6.3 से ही निकलता है। तो मैं लिखता हूं देखो करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन कैसे होगी, जैसे ये वाला एंगल है मेरे पास, मैं फिलहाल इसे 1 नाम दे देता हूं। ये कैसा है देखो, इंटीरियर साइड में है, नहीं अपवर्ड है, एक्सटीरियर है ना, लाइन के अपवर्ड है, और राइट साइड में है। तो इसके जैसा सेम सिचुएशन में यहां आते हैं। पहले राइट साइड में एक एंगल ये होगा और एक ये वाला होगा। मैंने क्या बोला, अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल 2, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। ठीक है, चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो, नाम तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया जाएगा, बट अगर लाइन पैरेलल है तो फिर ये हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसा एक्सिम 6.3 यानी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम बोलती है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, अगर ये गिवन है देन एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, एक और हो सकता है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन जाएगा, इसका नाम 3, 4 रख देते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। यहां पे जैसे अगर मैं बनाऊंगा ये वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा 5 and 6। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। समझ में आ रही है बात। एक और होगा पेयर में, उसको लिख नहीं रहा हूं। और क्यों होगा, सिंस M इज पैरेलल टू N, इसलिए होगा साहब। समझ में आई बात, है ना। तो इस तरीके से हमको इस एक्सिम का यूज करना है। समझ में हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। कन्वर्स का स्टेटमेंट देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। मैंने पैरेलल नहीं बोला, पैरेलल लाइन नहीं बोला, क्या बोला, सिर्फ इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट मतलब इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमको गिवन रहेगा, सच दैट मतलब गिवन रहेगा द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। अगर हमको ऐसा दिया है, देखो समझने की कोशिश करो, ये दो लाइंस मुझे गिवन है और आपको दिख रहा होगा पैरेलल नहीं है ना। जानबूझ के मैंने ऐसी बनाई क्योंकि हमको नहीं पता पैरेलल है या नहीं। फिर से ले लेते हैं, L और M दो लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल, चलो M और N लिख लेते हैं जैसे हमने पहले यूज करा, N, M एंड N, 2 लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल पहले बना लेते हैं 1, सपोज दिस इज 1, सपोज दिस इज 2, एक से ही काम चला लेंगे। अब यहां देखो कन्वर्स कैसे यूज करते हैं। कन्वर्स बोलती है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये पूरा स्टेटमेंट गिवन में आएगा, इफ से स्टार्ट हो रहा था। तो गिवन में क्या रहेगा देखो, यहां पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो बोला मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन मतलब रिजल्ट, सो L will be parallel to, sorry, M will be parallel to
एन। ठीक है, ये कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। ये एक्सिम है तो इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। आप ऐसा कंस्ट्रक्शन से ऐसी लाइनें बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ 100% पैरेलल आएगी। समझ में आई कहानी? तो बच्चों अभी जो हमने एक्सिम 6.3 देखी जिसका नाम था करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम, मैंने आपको उसका कन्वर्स बताया, वो कन्वर्स भी ट्रू होता है। उसकी हेल्प से हम किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन दिए हो, है ना। तो उसका नाम एनसीईआरटी में एक्सिम 6.4 है, तो आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थ्योरम 6.2। थ्योरम आया तो प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो पहले समझ लेते हैं थ्योरम बोलती क्या है। थ्योरम बोल रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ मतलब गिवन है, ये गिवन है कि कोई ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर लिखा है देन, देन मतलब ये रिजल्ट हमको निकालना है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि हमको लाइन वाइन सब खुद एज्यूम करनी पड़ती है ना। तो देखो लेट अ लाइन, लेट अ ट्रांसवर्सल L intersect two parallel lines M and N। सही है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लो। ये लाइन बनाई मैंने, दिस इज M, दिस इज N, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल, इसका नाम मैंने रखा L। ठीक है, प्रूफ में सब कुछ खुद देना पड़ता है। एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट में, कैसे लिखा हुआ आएगा, ऐसा आएगा कि प्रूव दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा हमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या प्रूफ करना है, पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं एंगल 1 2 3 4 बोल के काम चलाऊं, या फिर वर्टेक्स नाम लिख के चलाऊं। तो मैं आपको हैबिट डलवाऊंगा, पूरा पूरा नाम लिख लेंगे 3 अल्फाबेट में, क्योंकि फिर आगे जब हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम अपनी मनमर्जी से 1 2 3 नहीं रख सकते, ट्राइंगल में भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं P, इसका नाम Q, और अब हमारा काम लगभग चल ही जाएगा, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमको? ये प्रूफ करना है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होते हैं? देखो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये हो जाएगा, सही है, नाम लिख लो MPQ। हमको प्रूफ करना है एंगल MPQ इज इक्वल टू एंगल, यहां कुछ नाम नहीं लिखा है, R ले लेते हैं, ठीक है, RQP। ये हमको प्रूफ करना है, एंगल MPQ इक्वल टू एंगल RQP। एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर दूसरा ये रहा, देखो ये वाला, ठीक है ना। दूसरे पेयर का नाम यहां S लिख देते हैं, एंगल SQP, एंगल SQP इज इक्वल टू एंगल, यहां के T लिख लेते हैं TPQ, एंगल TPQ। ठीक है, शुरू थोड़ी प्रॉब्लम होगी नाम अल्फाबेट फटाफट देखने में, बट हमको हैबिट डालनी है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब सुनो फिर से, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? एक गिवन और कोई पुराना नॉलेज, एक गिवन और कोई पुराना नॉलेज। गिवन में दिया है कि लाइन पैरेलल है ना, गिवन में था कि दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक। अब पुराना नॉलेज हमने क्या पढ़ा? हमने एक पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है ना, और हमने पढ़ा है लीनियर पेयर के बारे में, ठीक है, और हमने अभी अभी इससे पहले जो एग्जाम में पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो मैं इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैपिंग समझ लेते हैं, क्या करेंगे? देखो मुझे इस एंगल के इक्वल ये दिखाना है, हाँ दिखाना है। तो मैं एक काम करूंगा, देखो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो जरा, क्यू का, ये होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। एग्जाम में हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट आ जाएंगे, ये भी एक एग्जाम थी, होगा नहीं होगा? तो बड़े इजीली प्रूफ हो जाएगा। कहानी समझ में आई? चलो तो इसको इरेज कर देते हैं, वरना आप पहले ही ये बना लेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं, लिखता हूं मैं, मेरा टारगेट है क्यू को इस वाले के इक्वल दिखाना। एंगल RQP, एंगल RQP इज इक्वल्स टू एंगल इसका करस्पॉन्डिंग TP और TPL, एंगल TPL। वैसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए हमको,
बताओ क्यों नहीं लिखना चाहिए? चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रूफ करना है एंगल TPL। रीजन करस्पॉन्डिंग पूरा लिखो, एंगल्स एक्सिम। सही है, आई ना बात समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम से हमने बता दिया, ठीक है। अब दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल TPL ऑल्सो मतलब ये भी होने वाला है साथ में, एंगल TPL इज इक्वल्स टू एंगल MPQ, एंगल MPQ। सही है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब देखिए फिर से आते हैं यूक्लिड में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। तो कैसे कहते, क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 एंगल RQP इज इक्वल्स टू एंगल MPQ। एक तो ये प्रूफ करना था, हो गया दिख गया ना, MPQ इक्वल्स टू RQP। समझ में आई कहानी? ऐसे ही दूसरा एंगल निकालना है। देखो क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था प्रूफ दैट ईच पेयर, 2 पेयर है यहाँ पे तो दोनों दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार और कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं छोड़ दूंगा, आप खुद करेंगे, इस वाले में पूरा कर लेता हूं, है ना। फिर से आते हैं, अब टारगेट कौन सा है? ये दोनों तो ये वाला है, ये वाला एंगल, चलो एन ही रहने दो से, एस मैंने यूज तो नहीं करा अभी तक, कर दिया था, SQP, एंगल SQP। इसका भी करस्पॉन्डिंग ढूंढ लो, ये होगा एंगल LPM। समझ में आ रहा है? रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम, ठीक है। 9 की मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है बजाय 10th के, है ना, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 10th में जाते आते तो हम काफी सारी चीजें सीख चुके होते हैं। अब आगे एंगल LPM, ये क्या है? इसका वर्टिकल अपोजिट, एंगल LPM इज इक्वल्स टू, बताओ नाम, TPQ, ठीक है। और ये किससे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सही है, ये 1 2 थी, इसको 3 और 4 लिख लो, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। एक ही क्वेश्चन में हम 1 2 1 2 दोबारा नहीं लिख सकते, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या लिखूंगा? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। देखो आपको बेनिफिट कितना है, आपको यूक्लिड भी इसमें साथ साथ रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 क्या रिजल्ट आएगा? एंगल SQP इज इक्वल्स टू एंगल TPQ। हो तो गया प्रूफ, है ना। तो हमने क्या प्रूफ करा? हमने प्रूफ करा whenever a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। अब आप इसे याद रखेंगे, अब किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे और लिख देंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। समझ में आई कहानी? इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आ रहे थ्योरम 6.4 पे, उसका नाम मैंने क्या लिखा? देखो, कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता था कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, हाँ सही तो था, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे कन्वर्ज है, कन्वर्ज मतलब इसका उल्टे में आपको ये दिया रहेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, लाइन फिर पैरेलल होगी ही होगी। अगर ऐसा होता है तो लाइंस को पैरेलल होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो वही तो मुझे प्रूफ करना है। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, ये गिवन में आएगा। टू लाइंस बोला, पैरेलल नहीं बोला उसने, तो मैं भी पैरेलल एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे बनाई कि पैरेलल ना दिखाई दे। फिर बोला देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे प्रूफ करना पड़ेगा M is parallel to N, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, प्रूफ बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था सब कुछ खुद एज्यूम करना पड़ता है। लेट ट्रांसवर्सल L intersects two lines M and N। ध्यान देना मैंने अब की बार पैरेलल नहीं लिखा है ना, ठीक है ना। और टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? M is parallel to N, यही तो प्रूफ करना है, M is parallel to N। समझ में आई कहानी? ठीक है। अब सर कैसे करेंगे? फिर से सुनो, गिवन का यूज करेंगे और कोई पुरानी थ्योरम, कोई पुरानी एग्जिम उठा लेंगे, ठीक है ना।
पुरानी एग्जाम हमारे पास पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थ्योरम 6.1 का कन्वर्स आप यूज कर सकते हैं, है ना। 6.1 नहीं सॉरी 6.3 का कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से लेके आ गए कि इस गिवन से करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो आप इजीली उस एक्सिम का यूज कर सकते हैं, है ना। कहानी आ रही है समझ में। लीनियर पेयर का भी आप यूज कर सकते हैं, जब आपको बताया था दो एडजेसेंट एंगल के बारे में केस, है ना। कर सकते हैं उसका यूज? नहीं, उसका नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कन्वर्स का हम लोग यूज करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत सिंपल सा है। मुझे उसने गिवन में बोला था पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। एक भी अगर पेयर इक्वल होता है, एक भी पेयर मतलब पेयर में से एक भी इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर मानने, तो मेरी मर्जी, मैं इन दोनों को मान लेता हूं। सही है, मेरी मर्जी है ना। तो लिख लेते हैं गिवन एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल DAE। सही है, ये गिवन में है। उसने कहा था एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का इक्वल होना चाहिए, हमने मान लिया, ठीक है, ये वाला होता है। अब मुझे प्रूफ करना है M इज पैरेलल टू N। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, सुनो क्या क्या मैं कर सकता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम का सहारा ले सकता हूं, तो ले लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, इसका ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये इसके इक्वल था, ये जो E वाला एंगल है A वाले के इक्वल था, और ये वाला एंगल जो B से बन रहा है वो A के इक्वल रहेगा, तो ये E इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। ठीक है ना। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट तो हम कभी भी लगा सकते हैं, लाइन पैरेलल हो ना हो। वर्टिकली अपोजिट तो एक दो लाइंस की बात करता था कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट बनेगा, तो उसको लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है ना कहानी। तो कर लेते हैं एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल CAB। सही है, रीजन भी बताना पड़ता है हर एक स्टेप का। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये लगाया जा सकता है, लाइन पैरेलल हो ना हो, बिल्कुल ठीक। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आइए फ्रॉम, बोलिए मेरे साथ, फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आएगा रिजल्ट। एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CAB। देखो मेरा काम तो लगभग यही हो गया है। एंगल AEF ये वाला एंगल CAB के इक्वल आ गया। ये एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग, है ना। और कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम ने क्या बोला था, बताओ जरा। उसने कहा था इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो कर लेते हैं, है ना। तो मैंने लिखा सिंस, या चलो ऐसे कर लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि आपको बार बार थ्योरम्स रिवाइज होने लग जाए, एग्जाम रिवाइज होने लग जाए। लाइन L इंटरसेक्ट टू लाइंस M and N, ठीक है। सच दैट, किस तरीके से, सच दैट, ये दोनों एंगल लिख लो ना यार, एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल CAB। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। सच दैट दिस, सो M will be parallel to N। समझ में आई कहानी, आ गई। और ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो बाय, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। आप याद रखें हर क्वेश्चन में हम कुछ लगाने वाले हैं तो उसका रीजन हमको देना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग। इससे अपनी भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आंसर शीट जब आपकी चेक होगी तो बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम, ठीक है, एक्सिम हो गया, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। क्या स्टेटमेंट है, देखो कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस,
गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तब क्या होगा, देन द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देन द सम ऑफ एंगल्स, बल्कि यहाँ पे इंटीरियर लिख लेना चाहिए था, हाँ नहीं, हाँ इंटीरियर लिख लेना चाहिए, देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, है ना, गड़बड़ हो गई थी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, फिर मैंने स्लैश करके लिखा है को इंटीरियर एंगल्स। अगर इतना लंबा ना बोलना चाहे कि एंगल्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो आप इसको शॉर्ट में को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। को मतलब साथ साथ, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 होता है। तो गिवन क्या है कि एक लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और प्रूफ क्या करना है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, और बाद में हम क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। डायग्राम फिर से बना लेते हैं। M N एंड दिस विल बी L, कुछ नाम दे देते हैं, A B C D, दिस इज लेट्स से E एंड दिस इज F। ठीक है, चलो प्रूफ में गिवन है, गिवन क्या हमको खुद बनाना पड़ेगा। लेट अ ट्रांसवर्सल L intersects two parallel lines M and N। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर, हमने मान लिया कि एक L एक ट्रांसवर्सल है जो M और N दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब देखो प्रूफ क्या करना है कि को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आएगा, 180। को इंटीरियर मतलब देखो ये है एक इंटीरियर और ये है एक इंटीरियर, तो ये को इंटीरियर हो गए, ये वाला भी है एक पेयर, ये हो गया, है ना। तो किसको हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, BAD इज इक्वल्स टू एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल EDA। ठीक है, साथ में आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं CAD इक्वल्स टू नहीं, सम प्लस एंगल EDA इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सम हमको 180 लाना है। ठीक है, और सुनो ध्यान से, और सुनो मेरी बात को, आप इन दोनों का सम भी ला सकते हो 180, भाई ये पेयर होगा तो ये पेयर भी बनेगा, तो वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ये वाला आप खुद करेंगे। ध्यान से सुनना, ये आपको करना है नोटबुक में, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है, देखो 180 डिग्री सम 180 लाना है। 180 तो लीनियर पेयर में आता है ना भाई, नंबर कहां से आएगा, इससे पहले वाली जितनी थ्योरम मैगजीन पढ़ी कहीं 180 आया नहीं, नंबर तो आया नहीं डिग्री में। डिग्री में तो सिर्फ किससे आया था, लीनियर पेयर से, और लीनियर पेयर के लिए पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन की कोई बात नहीं थी, उसमें सीधे कहा था इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो सुनो, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, और ये लाइंस पैरेलल है, तो ये और ये कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। और ये हमने पढ़ा है कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, इससे पहले थ्योरम्स में हम पढ़ चुके हैं। समझ में आई कहानी। तो अगर दिस प्लस दिस बराबर 180 होगा तो ये और ये इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं, इसका मतलब दिस प्लस दिस भी 180 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई कहानी। अब लिख लेते हैं, एंगल EDA प्लस एंगल इसके बगल वाला FDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आया, लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से एग्जाम में पढ़ा था ना हमने, तो लीनियर पेयर लिख दिया मैंने, समझ में आ गया बात कहां से हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो साथ में और क्या कर रहे हैं हम, एंगल FDA इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये क्यों हुआ बताओ, नाम लिखना पड़ेगा ना, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम।
ठीक है, हाँ समझ में आ गया अब कैसे हुआ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, चलो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, यूजिंग एंगल FDA इज इक्वल्स टू एंगल BAD इन इक्वेशन 1। रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो इक्वेशन 1 है एंगल EDA प्लस एंगल FDA, और FDA की जगह मैं यहां से क्या रख रहा हूं, एंगल BAD इक्वल्स टू कितना रहेगा, जितना था 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, हो गया, आया समझ में, आया ना बेटा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। बहुत इजी है, कर तो हम कुछ भी नहीं, समझा मैं आपको रहा हूं किस तरीके से हम सोच रहे हैं। हो गया क्लियर। तो ये पार्ट मैंने निकाल दिया, देखो अब दूसरा वाला पार्ट आप खुद निकाल लेना, है ना। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था आपको, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है एंगल CAD प्लस एंगल FDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। कर लेंगे पक्का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, जो कि 6.4 का कन्वर्ज ही है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का कन्वर्ज हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्ज ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, जिसको कि 6.5 NCERT दिखाता है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बुक में 6.5 है, किसी बुक में कुछ और होगा, तो हमको नाम से ज्यादा लेना देना होता है। आई बात समझ में, ठीक है। क्या बोलता है देखो, कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब की बार उससे पहले नहीं बोला, उसने बस ऐसा बोला कि एक ट्रांसवर्सल है और वो दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। किस तरीके से कर रही है, सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर को इंटीरियर एंगल्स आप बोलिए, इज सप्लीमेंट्री। तो यहां तक का स्टेटमेंट गिवन में आ जाएगा, है ना। देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तब वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, मतलब देन मतलब ये आपको प्रूफ करके लाना है। समझ में आ गया, पहचानना आ गया गिवन क्या है, प्रूफ दैट क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया लेटर ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइंस M and N। मैंने पैरेलल नहीं लिखा आपकी बार, बस ये बोला कि M और N दो लाइनों को, ऐसा नहीं होता कि मुझे देखने से पैरेलल लग रहा है, देखने का कोई सीन नहीं है, प्रूफ करके लाना पड़ता है, या गिवन होना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते। लेटर ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइंस M and N टू प्रूव दैट, बताओ क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो यही करना है M इज पैरेलल टू N, है ना। अब गिवन ले लेते हैं साहब, गिवन में क्या क्या है। गिवन में उसने बोला कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 180, कोई से भी ले लो, फिर से मैं इन दोनों को ले लेता हूं, ये वाला और ये वाला। एंगल EDA प्लस एंगल DAB इक्वल्स टू 180। आप BAD लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा, ठीक है, ये 180 डिग्री। अब सोचते हैं, देखो यहाँ पे एंगल्स का सम 180 दिया है, ठीक है, और हमको लाइंस पैरेलल करके लानी है। लाइंस पैरेलल करने के लिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, लाइंस पैरेलल करने के लिए हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम पढ़ ली थी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर भी पढ़ ली थी, का कन्वर्स भी हमने पढ़ लिया था। तो इन्हीं में से कोई यूज करनी पड़ेगी, इन्हीं में से तो कोई यूज करेंगे, पुराना नॉलेज प्लस गिवन। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो इन दोनों का सम 180 दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, एक काम करो, ठीक है। तो देखो मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं लीनियर पेयर का सहारा ले लेता हूं यहां पे, है ना। तो ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो इन दोनों सम का सम कितना हो जाएगा 180। और ये वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू के इक्वल दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा कैसे, वो भी समझ में आएगा। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो मैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सिम लगा करके बोल दूंगा M इज पैरेलल टू N। कहानी आ गई समझ में, आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से मैं एंगल DAB की वैल्यू निकालता हूं इसी इक्वेशन से जो हमारे पास गिवन था। सो एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल EDA, यही हो जाएगा, हो जाएगा। इसे छोड़ दें इक्वेशन 1 बना करके। अब इसमें आते हैं लीनियर पेयर में, चलो पूरा ही लिख लेता हूं, स्टेटमेंट आपको रिवाइज हो जाएगा। सी रे AD स्टैंड्स ऑन लाइन
BC, ये रे हो गई, ये लाइन हो गई, समझ में आ रहा है? देयरफॉर एंगल CAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब यहां पे भी मैंने, चलो इसे DAB लिख दिया, इसे ठीक कर लेते हैं ना, फिर DAB लिख लेते हैं, DAB, है ना? वैसे फर्क तो नहीं पड़ता, पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, इससे सेम सेम कर लेते हैं। यहां से DAB की वैल्यू निकाली है, यहां से भी DAB की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है? निकाल दे, फिर क्या आएगा मेरे पास? एंगल EDA इज इक्वल्स टू एंगल CAD। हाँ ठीक है। सो एंगल DAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल CAD। सही है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट राइट भी इक्वल होगा, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। सो फ्रॉम 1 and 2 180 डिग्री माइनस एंगल EDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल CAD। ठीक, ये कट जाएंगे, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगल EDA एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल CAD, यही बचेगा। हो गया, देखो एंगल EDA इक्वल्स टू CAD, ये दोनों एंगल आ गए इक्वल, आ गए। अब किसकी बारी है? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। सिंस स्टेटमेंट लिखो या डायरेक्ट लिखो? चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। M and N, ताकि आपको याद हो जाए बार बार, आर टू लाइन्स सच दैट, है ना? मुझे भी इसी तरीके से याद है, बार बार लिख करके, सच दैट एंगल EDA इज इक्वल्स टू एंगल CAD। और ये लिखते ही हमारे मन में आ चुका है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो M विल बी पैरेलल टू N, और आप चाहें तो चाहें क्या लिख लीजिए ब्रैकेट में, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। अब थोड़ा शॉर्टकट, AIAT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। समझ में आई कहानी? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं लास्ट थ्योरम पे, थ्योरम 6.6, और इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, जब आप इनको रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रही है थ्योरम 6.6, बहुत सिंपल सी बात बोलती है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। हाँ वैसा ही है बिल्कुल। देखो लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। थोड़ा पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, समझाते हैं। देखो तीन लाइनों के बारे में कम से कम बात हो रही है, वैसे तो ये तीन से ज्यादा कर रहा है, बट हम तीन की बात कर रहे हैं। बोला लाइन्स, मान लीजिए लाइन L एंड N, L इज पैरेलल टू M है, N इज पैरेलल टू M है, बोथ आर पैरेलल टू M है। L M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है, तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि N और L भी आपस में पैरेलल होंगी। यही बात वो कर रहा है। लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other। समझ में आई कहानी? अब प्रूफ कैसे, वही तो बात हो गई, थिंग्स which are equal to the same thing are also equal to one another, है ना? प्रूफ कैसे करना देखो, पहले तो तीन लाइन मान लेते हैं। लेट L M N are थ्री लाइन्स, ये तीन लाइन्स है। मैं कह रहा हूं ना तीन से ज्यादा के लिए प्रूफ कर सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी से कर लेंगे। सच दैट किस तरीके की है बताना पड़ेगा, कौन किसके पैरेलल है एज्यूम करने। सच दैट L is parallel to N and L is parallel to M and N is parallel to M। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, आपको पता सारी थ्योरम में ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल हो रहा है, और T को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। अच्छा मैं बता दूं कई बच्चों को,
बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको ट्रांसवर्सल वर्ड सुनने में कई बार आया होगा लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अ ट्रांसवर्सल इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस एट टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना। जैसे टी है, इससे एल एम एन तीनों को इंटरसेक्ट करा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, नाम दे देते हैं फिर ए बी सी डी ई एफ जी, आपको पता है इन सबकी अब जरूरत हमको पड़ने वाली है, एच एंड आई, ठीक है। इसको भी दे देते हैं जे एंड दिस विल बी के, ठीक है जी। तैयारी हमारी सारी हो गई है। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ लिख लिया मैंने, नहीं, टू प्रूव दैट एम इज पैरेलल टू एन, ये तो प्रूफ करना है कि एल इज पैरेलल टू एन, ये तो प्रूफ करना है कि भैया ये भी इसके पैरेलल होगी, सही है। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, देखो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं पहले आपको डायरेक्ट बताता हूँ, बहुत सिंपल से तरीके से कर लेंगे। ये दोनों पैरेलल हैं गिवन एम और एन, हाँ है सर, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये नहीं, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम लग जाएगी, है ना, ठीक है। अब फिर से मुझे बताओ, ये वाला और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है, गिवन है एल इज पैरेलल टू एम, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम इसको भूल जाते हैं बीच वाली को, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल दिखाई देने लग गया, अब मुझे दिखाई देने लग गया, तो देखो हम क्या बोलेंगे, एल एंड एम आर टू लाइंस and T is a transversal such that this angle is equals to this angle, so by converse of corresponding angle exim line ML will be parallel to N। समझ में आ गया, इसमें दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम भी लगी और कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम भी लगी, तो है अच्छी है ना, थ्योरम अच्छी है, तो वेटेज है, इसमें वजन है, एग्जाम में आ सकती है क्योंकि इसमें दोनों थ्योरम पूछी जा रही है। समझ में आ गई कहानी, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, बनाते हैं। एंगल डी सी पी इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी ए, रीजन लिख दिया हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही है, सही है ना, ठीक है। फिर से आते हैं एंगल ऑल्सो, ऑल्सो मतलब ये भी होने वाला है, एंगल एफ बी ए, एंगल एफ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल जे ए एच, एंगल जे ए एच, इसका भी क्या रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रही है ना कहानी, आ रही है, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो 1 बना लो भैया, ऐसे 2 बना लो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकलेगा बताओ, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या स्टेटमेंट आएगा हमारे पास, 1 और 2 से स्टेटमेंट आएगा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल जे ए एच, ये हमने निकाल दिया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब देखो फिर से लिखते हैं, एल एंड एन आर टू लाइन्स, L and N are two lines and T is transversal such that, किस तरह का हो रहा है ये, इनका गेम कैसा हो रहा है देखो, such that में आ जाएगा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल जे ए एच, ठीक है। सो बाय, अब पूरा ही लिख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ, किसका कन्वर्स लगा रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम, L इज पैरेलल टू N, ठीक है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। और अब बच्चों ये जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए सारी थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 to 7 थ्योरम्स हमने पढ़ी है, इनका प्रूफ भी हमको आना चाहिए, एग्जाम में प्रूफ भी पूछा जा सकता है, और अगर एक्सिम और उसका प्रूफ हमको याद होगा तो एटलीस्ट क्वेश्चन लगाने में हमको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पे पहुंचता जाए। मैं अपने इस चैनल पे क्लास 9 क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा,
उसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस हाफ ईयरली तक का कंप्लीट होगा, हम लोग फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करेंगे और फिर एक क्वेरी सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें रैंडमली आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं उसके आंसर्स दूंगा। ठीक है, लाइव होकर के हम लोग ऐसा करेंगे। साथ ही साथ इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस भी अभी अपलोड होंगी। थोड़ा सा मैं चाह रहा था मैथ्स का सिलेबस ठीक ठाक हो जाए, फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओके, सो कीप स्टडिंग। और जो मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में आप मेंशन करा कीजिए, बताया करो कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई चीज ऐसी है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि सर ऐसा कर दीजिए, तो वो भी बिल्कुल फॉलो हम लोग करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।